हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 पे आए थे हम फंड फ्लो के। ठीक है, एमसीक्यू पे एक बार पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज द नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। ओके, यहां पर फंड आ जाएगा, सोर्स ऑफ फंड। कौन सा सोर्स ऑफ फंड नहीं है? तो देखो, आपको पता है बोरोइंग करना वो सोर्स ऑफ फंड है या नहीं है? बोरोइंग करने से आपको फंड मिलता है, मतलब ये सोर्सेस ऑफ फंड है। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट को बेचते हो तो वो भी आपका सोर्सेस ऑफ फंड है। अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो वो भी आपका सोर्सेस ऑफ फंड है। और अगर आप रीपेमेंट करते हो लोन का तो ये तो एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। तो यहां पर आपको वही तो पूछा है कि यहां पर एप्लीकेशन कौन सा है, क्योंकि नॉट ए सोर्स ऑफ फंड लिखा है, नॉट शब्द लिखा है, वो ध्यान देना। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। चलो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ नॉट अ यूज ऑफ फंड। अब देखो, नॉट ए यूज ऑफ फंड पूछा कि यूज ऑफ फंड नहीं है। तो परचेस ऑफ फिक्स एसेट, मतलब अगर फिक्स एसेट खरीदोगे तो वो तो यूज हो गया, मतलब आप फंड का यूज कर रहे हो। अगर आप लॉस करते हो ना, लॉस, तो वो भी यूज ऑफ फंड होता है। पता है, अगर मतलब नुकसान हो रहा है अपने बिजनेस में, देखो प्रॉफिट होने पे बिजनेस में मतलब प्रॉफिट होना मतलब सोर्स ऑफ फंड है, तो लॉस होना क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर अपने को प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो वो अपना यूजेज ऑफ फंड हो गया, या तो सॉरी यूजेज ऑफ फंड नहीं, मैं उल्टा बोल दिया। प्रॉफिट होता है तो वो अपना सोर्सेस ऑफ फंड हो गया, और अगर लॉस होता है अपने बिजनेस में तो वो होता है एप्लीकेशन। ये एक नोट डाउन कर देना, ठीक है, काम आए। देखो, हर चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। और पेमेंट, देखो सीधी बात है, पेमेंट करते हो तो पेमेंट तो मतलब क्या होता है, हम एप्लीकेशन करते हैं। ओके, और अगर आप बोरोइंग करते हो तो वो तो मतलब पेमेंट एप्लीकेशन मतलब यूज ही हो गया वापस। ठीक है, एप्लीकेशन लिख दिया मैंने, यूज ही हो जाता है। और बोरो करना मतलब ये आपका सोर्सेस ऑफ फंड हो गया। ठीक है, बोरो करना क्या हो जाता है? सोर्सेस ऑफ फंड। और यही चीज़ पूछा था कि कौन सा नहीं है बोरो, मतलब आपको नॉट पूछा था, नॉट यूज ऑफ फंड, कौन सा यूज ऑफ फंड नहीं है। ठीक है, बाकी के 3 यूज ऑफ फंड मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स। ओके, कौन सा गलत है? ठीक, कौन सा गलत है वो आपको पूछ लिया। तो यहां पर क्या बोला गया, कौन सा गलत है विथ रेफरेंस टू फंड फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा गलत है। तो देखो, इट्स शो द मूवमेंट ऑफ फंड बिटवीन द टू डेट ऑफ टू बैलेंस शीट। ठीक है, देखो सही है ये। आपको पता है फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? दो अलग अलग डेट के बीच में, दो अलग अलग डेट के बीच में फंड का मूवमेंट बताता है, मतलब मूवमेंट ऑफ फंड बताता है। मूवमेंट्स ऑफ फंड मतलब अपने बिजनेस में फंड कहाँ से आता है, दो डेट के बीच। दो डेट मतलब एक ओपनिंग डेट होती है और एक क्लोजिंग डेट होती है, और दो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के बीच में हमारे कौन से ट्रांजेक्शन से पैसा अपने अपने धंधे में आ रहा है, कौन से फंड से आ रहा है, कौन से फंड में जा रहा है, वो बताता है। ओके, ये सही है। प्रोवाइड ए यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इंटरनल मैनेजमेंट, ये भी सही है। इट्स सो द स्टेटस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द पर्टिकुलर डेट, ये गलत है, तब ऐसा नहीं होता। ओके, और इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये ऑफ आएगा, ठीक है, ऑफ आएगा, और यहाँ पर W आएगा। प्रॉफिटेबल अलोकेशन ऑफ सोर्स, ओके, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो C है वो एक गलत ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है, मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज व्हेन, कब इंक्रीज होती है? ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया था। करंट एसेट्स को अगर इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर ये डिक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है।
वैसे ही करंट लायबिलिटीज की बात करें तो ये इंक्रीज होने से ये डिक्रीज होता है और ये डिक्रीज होने से ये इंक्रीज होता है। अब चेक कर लो कौन सा पूछा हुआ है। तो बोला कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, मतलब इंक्रीज दो ही केस में होता है, एक तो करंट एसेट इंक्रीज होने पे होता है या तो करंट लायबिलिटी को डिक्रीज होने पे इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब या तो ये वाले तरीके से इंक्रीज होता है या तो ये वाले तरीके से इंक्रीज होता है ना। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, नहीं ये तो गलत हो गया। इंक्रीज इन करंट एसेट्स ये सही है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ये गलत है, और ये तो इसका तो कोई काम है, रिजर्व का कब से काम लगने लग गया। ठीक है, रिजर्व का वर्किंग कैपिटल से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, रिजर्व अलग है और वर्किंग कैपिटल अलग चीज़ है, रिजर्व का वर्किंग कैपिटल से कोई लेना देना नहीं, निकाल दो उसको बाहर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स तक के भी एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहले इतने कर लो, मैं जो बेसिक एमसीक्यू करवा रहा हूँ फिर हम हार्ड वाले भी एमसीक्यू करेंगे। देखो मेरा काम है कॉन्सेप्ट करवाना आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई कितने भी एमसीक्यू दे दे, ठीक है, उधर से डायरेक्ट एमसीक्यू यूनिवर्सिटी पूछे नहीं पूछे उसके कोई चांस नहीं है। कोई ऐसा छाती ठोक के नहीं बोलने वाला कि यहाँ से ही एमसीक्यू आएगा। ठीक है, ये बात अलग है कि अभी मतलब बुक से थोड़े बहुत एमसीक्यू है उसके कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन आप जितना कैलकुलेशन और बेसिक पे फोकस करोगे उतने आपको एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, बाकी याद करके कितना जा सकते हो वो आप खुद देख लो। अब देखो यहाँ पर जो टॉपिक है उसके बारे में बोला कि बैलेंस शीट के ऊपर इस तारीख को ये लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो बैलेंस है वो 11,000 है इस तारीख को, और यहाँ पर बैलेंस है 14,000। ठीक है, मतलब 11,000 का प्रॉफिट था पहले 2018 में, मतलब समझो हमारे पास 2018 में 11,000 का प्रॉफिट था और वही चीज़ 2019 में 14,000 हो गया, मतलब अपना प्रॉफिट कितना बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, इंक्रीज इन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बढ़ गया। आपको पता है कितना प्रॉफिट बढ़ गया, हमने प्रॉफिट कितना किया एक साल में, पहले 11,000 प्रॉफिट था 14,000 हो गया। तो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस के हिसाब से इतना तो आइडिया आ जाता है ना कि इंक्रीज कितना हुआ, प्रॉफिट कितना बढ़ गया। ठीक है, 4,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। अब देखो आपको पता है हमारे P&L अकाउंट में मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐसे भी खर्चे होते हैं जिसके कारण हमको किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ता। मतलब कैसा, आपने कभी डेप्रीशिएशन का खर्चा देखा, एज ए डेप्रीशिएशन आप P&L अकाउंट में डेबिट करते हो, आप सब ने डेप्रीशिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट जरूर किया, लेकिन कभी पूछा कि डेप्रीशिएशन का तो हम किसी को पेमेंट ही नहीं करते, फिर क्यों डेबिट कर रहे हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो कोई खर्चा है? खर्चा तो है, एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन हम उसको क्या पेमेंट करते हैं? क्या नहीं करते। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ बोली कि प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन जो है और टैक्सेशन है, तो ये जो होता है वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब नॉन कैश। देखो डेप्रीशिएशन जो है ना वो नॉन कैश आइटम होती है, डेप्रीशिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम होती है, मतलब कैश में हम किसी को पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस को यहाँ पर ऐड कर दिया जाए डेप्रीशिएशन, मतलब कितना आ जाएगा 16,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स को भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाए 4,000, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ना वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। प्रोविजन क्या, हमने अभी तक टैक्स का पेमेंट नहीं किया, जस्ट एक प्रोविजन फॉर टैक्सेस। जब पेमेंट करेंगे तब वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाएंगे, यहाँ पर जस्ट प्रोविजन है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमने कोई 12,000 का इन्वेस्टमेंट था जो 12,400 में बेच दिया, मतलब 12,000 का इन्वेस्टमेंट 12,400 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना किया 400 का। ओके, और यहाँ पर यह बोला गया कि हमने कोई मशीनरी थी कॉस्टिंग 18,000 वॉज सोल्ड 18,600, मतलब समझो 18,000 का मशीनरी हमने 18,600 में बेच दिया, तो यहाँ पर भी 600 रुपये क्या हो गया, बोला कि प्रॉफिट हो गया।
अब प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होता है ना वो कभी कैश में नहीं होता, ये जो प्रॉफिट होता है वो नॉन कैश होता है, नॉन कैश। ये भी जो होता है वो नॉन कैश होता है, याद रखना। तो ये जो नॉन कैश प्रॉफिट है ना, नॉन कैश प्रॉफिट बोलते हैं इसको, कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं बोलते ये कोई। तो इसको हम यहां से लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी लॉस नहीं, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट। और यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन मशीनरी। तो ये जो है वो आपका 400 और ये जो है वो आपका 600, ये लेस हो जाएगा। ओके। और आपको यहां पर ये बोला गया है द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व लास्ट ईयर 80,000 और इस साल का 84,000। मतलब यहां से यहां पर आपने जनरल रिजर्व का प्रोविजन कितना किया, जनरल रिजर्व का प्रोविजन कितना किया, 4,000 का प्रोविजन किया होगा, क्योंकि पहले 80,000 था, 84 कैसे हो गया, तो 4,000 का नया जनरल रिजर्व आपने क्रिएट किया होगा। और जनरल रिजर्व एक ऐसा एक्सपेंस है जो हम किसी को पेमेंट नहीं करते, सिर्फ प्रोविज़न करते। तो ये जो 4,000 है वो जनरल रिजर्व हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इन सबको ऐड लेस करो, देखो 4,000 फिर 16,000 फिर 4,000 फिर उसमें से 1,000 करके माइनस कर दो, 400 और 600 करके, और फिर 4,000 ऐड कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई मेरे से, ये 4,000 नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर इंक्रीज है 3,000 का। ओके, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 26,000। ओके डन। तो ये आप एक बार रेक्टिफाई करके काम कर लेना, आपका जो आंसर है वो ये आ गया। ठीक है, तो देखो इस तरीके के कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स का भी एमसीक्यू आने के चांसेस है इस साल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक हो गया। इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे तो और प्रैक्टिस होगी, तब तक इसको पहले प्रैक्टिस करो, समझो, बार बार देखो और कंप्लीट करो। ओके चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए एमसीक्यू के साथ। इसको एक बार कंप्लीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछ भी सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा भी। ठीक है, पहले ये एमसीक्यू करो ताकि आपको थोड़ा पता चले कि एमसीक्यू में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके हम कॉन्सेप्ट करेंगे इसका अलग से, तो आपको और थोड़ा क्लियरेंस मिलेगा। ओके चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।